नहीं तो क्या वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता, हरकत देने से या फिर नीचे भी लगो। खान का फायदा नहीं है ये चस्के का फायदा है। क्योंकि घुसण तो खाया करते कि भाई घराड़ा ने न्यू लगा करता कि भाई मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है यो जी। पढ़ लिख लेगा तो कि मैं ढंग का काम कर लेगा। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनसे आप भली भांति परिचित है, फिर भी हम आपको उनका परिचय दे देते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप शर्मा जी, जो कि एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर हैं और पर्सन भी। तो हम इन्हीं से जानेंगे, बाकी की बातचीत कर लेते हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार गोल्डी जी। जी सर, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। जी बिल्कुल सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसा कि दर्शकों को काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, सबसे पहले आपका पूरा परिचय दीजिए, नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि। जन्म तिथि भी जी जैसा गोल्डी जी ने बताया, मेरा नाम संदीप शर्मा है जी। मैं जींद का ही निवासी हूँ। बर्थ प्लेस मेरा जींद है, आश्री गेट पे हम लोग रहते हैं जी। तो मेरी स्कूलिंग यहाँ का जो सरकारी स्कूल है, सरकारी प्राइमरी स्कूल जो होता है जहाँ पर रामलीला हुआ करती थी जी, वहाँ पर मेरी 5वीं तक की शिक्षा, और उसके बाद मैं SDI स्कूल से मैंने मैट्रिक किया जी। फिर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मास्टर्स करने के लिए मैं चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी गया। वहाँ से मैंने ड्रामा में MA किया इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से। उसके बाद मैं फिर बॉम्बे। डेट ऑफ बर्थ? ओके, 3 अगस्त 1968। जी सर, बिल्कुल। सर जैसे अपने हरियाणा साइड में कहते हैं कि भाई किसी चीज़ की मतलब अपना पैशन करना, तो कहते हैं ना चस्का लग गया। ओके। तो आपको बॉलीवुड के अंदर जाने का चस्का कैसे लगा? चस्का तो भाई न्यू लालो के बचपन तय था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। कि ये बाप तो घने छोटे हो तो मेरा नहीं, आपने वे चीज़ देखी है कि नहीं देखी है, लेकिन हमारे टाइम में क्या था कि कर ये मौसम बदलता है तो रात में गीता गाता का प्रोग्राम शुरू हो जाया करता। हाँ। क्योंकि लाइट होया नहीं करती, गर्मियों का भी टाइम होया करता, थोड़ा सा ठंडा भी मौसम आ जाया करता, मीठा मीठा सा मौसम जी। तो गली की भांड बेटियाँ बूढ़ी औरतें इकट्ठी हो जाया करती तो गीत गात गाया करती, गिद्धा भी कहा करते उसने, या फिर ऐसे ही सांझी अपने बनाते हैं तो सांझे की आरती हुई, फिर जिस दिन उसका विसर्जन होता था तो उस दिन भी गीत गात का प्रोग्राम हो जाया करता, तो वे देखा करते। तो भांड बेटियाँ नाचते हुए देखा करते, गीत गाते हुए देखा करते, तो चस्का तो वहाँ से शुरू हो लिया था। और फिर घना बड़ा चस्का शुरू हो गया कि जब गली मोहल्ले के रिश्तेदारी में ब्याह होया करते तो उसमें नाचन का कि बैंड बजेगा तो बेरा नहीं अपने आप पे पाँव उठना शुरू हो जाया करता। हाँ। उससे फिर और घना चस्का लग गया। जी सर, देखिए मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। देखिए अपने हरियाणा की तरफ जब हम ऐसे काम करते हैं तो क्या कहते हैं कि नाच गाने में लग रहा है, पढ़े लिख लेने, तो ऐसा नहीं हुआ कभी घर वालों की तरफ से डांट पड़ी हो आपको? डांट नहीं भाई, बहुत घुसंड खाए हैं। अच्छा। तो आज घुसंड खाने का फायदा कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा फायदा जी, क्योंकि घुसंड खान का फायदा नहीं है, ये चस्के का फायदा है। क्योंकि घुसंड तो खाया करते कि भाई घराड़ा ने न्यू लगा करता कि भाई मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है यो जी, पढ़ लिख लेगा तो कि मैं ढंग का काम कर लेगा। लेकिन मैं इस चीज़ का पूरा दायित्व अपने बड़े भाई साहब को देता हूँ, पूरा क्रेडिट बड़े भाई साहब को देता हूँ कि वो सबसे बड़ी रुकावट थे मेरे, कि वो मेरे को पढ़ने के लिए मजबूर किया करते थे। बहुत घुसंड खाए हैं उनके। पिताजी ने कभी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं कहा, लेकिन बड़े भाई साहब जो कि बहुत ही सुनील राज शर्मा उनका नाम है, जो खुद भी साइंस टीचर रहे हैं और +2 में जूनियर लेक्चरर भी रहे हैं वो जी, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि वो हमेशा मेरे को पढ़ाई के लिए बोलते थे और मेरा ये होता था कि नहीं, मेरे को तो खेलना है और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। जी बिल्कुल। जैसे कि आप बॉलीवुड के अंदर जब स्टार्टिंग में गए तो आपको घबराहट फील हुई, या मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अंदर कि भाई मैं अपने टैलेंट को उभार पाऊँ? अब देखिए लोकल में तो क्या होता है, थोड़े ही लोग हमें देखते हैं, लेकिन जब हम ऊंचे लेवल पर पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा लोग हमें देखते हैं, ज़्यादा लोगों से हम मुलाकात करते हैं, तो मतलब घबराहट सी महसूस होती है कहीं ना कहीं व्यक्ति को। तो आपको नहीं हुई? देखिए घबराहट तो इंसान को रोज़ होती है, और जैसे ये बॉम्बे में जाके काम करना है जी,
या मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे आज आपके साथ भी जो बातचीत कर रहा हूँ, घबराहट तो उस बात की भी है कि मेरा नहीं गोल्डी भाई के पूछ लेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मतलब है आसान ना? है जी। तो वो घबराहट तो होती भी है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो क्या वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता, हरकत देने से या फिर नीचे भी लगो। बिल्कुल। तो वो घबराहट तो ज़रूर होती थी, क्योंकि एकदम नया काम, नया शहर, नया इतना बड़ा शहर और बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पर सब कोई मौजूद है जिनको हम बचपन में देखा करते थे, मायापुरी में जिनके इंटरव्यूज़ पढ़ा करते थे। तब भी वही एड्रेस थे, आज भी वही एड्रेस हैं। तो उनके बंगले के बाहर जाके चक्कर भी लगाया करता मैं। तो जैसे दिलीप साहब थे, उनके बंगले पे कई बार मैं गया हूँ उनसे मिलने के लिए, या बच्चन साहब का बंगला है, वो भी बहुत बार देखने जाता था मैं। तो घबराहट तो होती ही है कि जैसे एक एग्जांपल है कि रात को मैं दोस्ताना फिल्म देख रहा था, एक दिन की बात, जी 90s के दौर में दोस्ताना फिल्म देख रहा था। तो वहाँ पर एक गाना था जो फिल्म सिटी में शूट किया था बच्चन साहब का, और इत्तेफाक से अगले ही दिन मेरी भी शूटिंग थी और वही जगह थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जहाँ पर वो रेलिंग लगा हुआ था फिल्म सिटी में, उस रेलिंग पे मैं जाके घंटों ऐसे हाथ फेरता रहा था कि यार बच्चन साहब ने ये रेलिंग पकड़ा था यहाँ पर ऐसे, तो मैं भी इसको पकड़ के देखूं कि कैसे, मतलब क्या एक्साइटमेंट। हाँ, कि जैसे बच्चन साहब उस रेलिंग को पकड़ के खड़े थे अपना हिप्स लगा के, तो मैं भी वैसे ही खड़ा था और सामने ज़ीनत अमान उनके सामने है, तो मैं वैसे विजुलाइज कर रहा था। मतलब अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आप ले गए थे तब। बिल्कुल, क्योंकि वो आपके सामने वो जगह है, क्योंकि ये हमारे बहुत कद्दावर एक्टर हैं जी। कि जिनको देख देख के हम बड़े हुए हैं, जिनसे हमने सीखा है अनजाने में। बिल्कुल। तो उनकी उस जगह पे पहुंच के, जैसे मेरे फेवरेट हैं संजीव कुमार साहब, कि उनको बहुत बड़ा एक्टर मानता हूं मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया क्योंकि बहुत पहले गुजर चुके थे वो। जी। तो ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं कि जैसे संजीव जी के भी जब पुराने गाने हम देखते हैं या सीन्स देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने शूट किया था, तो वो देख के अपने आप ही एक दिल में एक ऊर्जा पैदा हो जाती है। हाँ, ऊर्जा पैदा हो जाती है कि यार यहाँ पर उन्होंने कैसे फील किया होगा, कैसे किया होगा काम। जी बिल्कुल। तो घबराहट की बात तो हमेशा रहती है, लेकिन वो घबराहट सामने वालों को देख के या अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से काम पे असर नहीं लेके आती। बिल्कुल। जब आप पहली बार बॉलीवुड के अंदर मुंबई गए, तो आपके साथ कौन था आपका साथी? मेरा साथी था हरविंदर मलिक जी। रोहतक के हैं, हम साथ में पढ़े हैं और मेरे 1 साल सीनियर हैं जी। और बहादुरगढ़ के एक हैं होशियार सिंह सैनी, जिनका जो फिल्मी नाम है सागर सैनी उनका नाम है जी। तो हम 3 दोस्त थे जो चंडीगढ़ में भी साथ ही पढ़े हैं, एक ही कमरे में रहते थे डोरमेट्री में। तो हम तीनों का ही साथ था वहाँ पर जी। और हरविंदर काफ़ी सपोर्ट करते रहे हैं मुझे। जी। वो हर किसी की सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि उनसे ज़्यादा बहुत कुछ सीख पाया हूँ। जी। उन्होंने बहुत मदद किया, सपोर्ट किया मेरे को। जी बिल्कुल। देखिए ये हर कोई अपनी माँ बोली के लिए कुछ ना कुछ कर कर दिखाना चाहता है, और आपने वो कर दिखाया। जैसे आपने हमारी हरियाणवी माँ बोली के लिए हरियाणवी फिल्म सतरंगी बनाई, उस फिल्म को जो है नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। तब आपको कैसी फीलिंग थी, कैसा फील हुआ तब कि भाई देखिए हमने अपनी माँ बोली के लिए काम किया और आज उसी माँ बोली के लिए हमें अवार्ड भी मिला है? गोल्डी जी, बहुत कमाल की फीलिंग थी वो, और सच में बोलूँ तो सपना साकार होने वाली। जी। कि जब सितंबर 92 में बॉम्बे गए थे हम लोग, तो एक ही सपना था कि फिल्म बनानी है। फिल्मों में काम किया एज एन एक्टर। जी। जब 2004 में मैं वापस डायरेक्शन में आया, अनुराग बासु जी को मैंने ज्वाइन किया था, तब मैंने गैंगस्टर फिल्म में और लाइफ इन अ मेट्रो में असिस्ट करता था मैं उनको। जी। तो तब से एक ही लत थी कि फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है, फिल्म बनानी है। लेकिन कुछ सालों बाद पता लगा कि क्योंकि जब मैं गया था 90 में, तब अपने शहर में 2 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, बाहर सिनेमा और कुंदन सिनेमा। जी। बट दुर्भाग्य से वो दोनों सिनेमा हॉल बंद हो चुके थे, जिनमें हम फिल्में देखा करते थे, जिनमें हमारे सपने बुने गए थे। क्योंकि जब फिल्में देखते थे तो वो सपना बनता था कि धर्मेंद्र जैसा बनूं, अमिताभ बच्चन जैसा बनूं, संजीव कुमार जैसा बनूं, है ना, ऐसे घुसंड मारूंगा, ऐसे घुसंड मारूंगा, ऐसे गाने गाऊंगा। एक बात मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा, 1 मिनट आपको रोक कर। अगर आपका मेकअप किया जाए हाँ, तो आप किस एक्टर की तरह लगेंगे? कभी आपने ये सोचा, इमेजिन किया है ये? एक्चुअली मैं जब क्रिकेट खेलता था
पता नहीं एक वो कुछ मैनरिज्म चेंज हो जाते हैं कि जैसे अजरुद्दीन उस वक्त में मेरे फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे, तो पता नहीं वो चाल ढाल भी चेंज हो जाती थी। और उस वक्त में जो मेरा लुक था तो कहते हैं कि साला अजरुद्दीन जैसा लगता है ये। जी। और अभी जैसे बॉम्बे में भी मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जीतू जी जैसा लगता है, जितेंद्र जैसा, जी। तो वैसा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेकअप करके कुछ चेंज आएगा, क्योंकि लोग ही मुझे बोलते हैं कि तू वैसा लगता है, तू वैसा लगता है। पर मुझे कि जैसे एक बार तो मेरे को बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था जी। कि मैं शूटिंग कर रहा था और हमारे कैमरा असिस्टेंट हुआ करते थे सूर्या, उन्होंने मेरे को आगे बोला था कि सर आपकी आवाज़ संजीव कुमार जी जैसी सुन रही थी। अब मैं क्या बकवास कर रहा है यार, तो मैं कहा संजीव जी की कमाल की आवाज़ थी और साला मेरी आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं, पक्का बता रहा हूँ। तो भले ही मेरी आवाज़ संजीव जी से मिल रही थी या नहीं मिल रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त एक अपने अंदर एक ये चीज़ आई थी कि यार कि जिनको मैं हमेशा एडमायर करता हूँ, जिनके बारे में हमेशा सोचता हूँ, जी। पता नहीं ये भी हो सकता है कि कुछ वैसा हो कि शायद उस सुनने वाले को लगा कि यार संजीव कुमार जैसी आवाज़ लगती है। जी बिल्कुल। तो पता नहीं वो ग्लिम्सेस कभी किसी का हो सकता है, मैं इससे रिजेंबल करता हूँ। जी।